साइकोलॉजी को डिफाइन करा जाता है एज अ साइंटिफिक स्टडी जिसका फोकस हमारे दिमाग, उसके फंक्शंस और हमारे ओवरऑल बिहेवियर पर होता है। डेटा इकट्ठा करने के लिए साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस, एंथ्रोपोलॉजी और फिजियोलॉजी जैसी फील्ड्स की मदद लेती है, पर हिस्टोरिकल एविडेंस बताता है कि दिमागी प्रोसेसेस में एक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट तो काफी सारे पुराने कल्चर्स में हजारों सालों से रहा है। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का काफी सारा एविडेंस एंशिएंट इजिप्ट के मेडिकल टेक्स्ट और हिंदुइज्म के वैदिक स्क्रिप्चर्स में मिला है। वेस्टर्न कल्चर में भी साइकोलॉजी को डेवलप करने में कई ग्रीक फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन है, जैसे प्लेटो, थेल्स, पाइथागोरस और एरिस्टोटल। इसके साथ ही लगभग 2300 साल पहले हिप्पोक्रेटिस ने साइकोलॉजी की पहली अनऑफिशियल पर्सनालिटी थ्योरी पेश करी थी, जहां पर उन्होंने बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स को लोगों के बिहेवियर के साथ जोड़ा। और 17th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने डुअलिज्म थ्योरी पेश करी थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन एक्सपीरियंस माइंड और बॉडी जैसी दो अलग एंटिटीज के मिलन का रिजल्ट है। साइकोलॉजी की फील्ड एक सेपरेट स्टडी बनने से पहले इसी तरह से फिलोसोफाइज करी जाती थी, और ये सच है कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से ही निकलकर बना है। पर साइकोलॉजी को एक फॉर्मल डिसिप्लिन 1879 में विल्हेम वुंट ने बनाया, जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। उनका गोल था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की मदद से फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना। स्पेसिफिकली वुंट का मानना था कि हम अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने से। इस मेथोडोलॉजी को नाम दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि अब हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को क्वांटिफाई कर सकते थे। एक और इम्पोर्टेंट शुरुआती साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, जिन्होंने डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को यूज करा ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए, और बताया कि हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसलिए इवॉल्व हुए हैं क्योंकि वो फंक्शनल हैं और हमें किसी ना किसी तरह से एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज देते हैं। इस थिंकिंग को नाम दिया गया फंक्शनलिज्म, लेकिन आज के टाइम पर इस स्टडी को बोला जाता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इस पॉइंट तक साइकोलॉजी का मेन फोकस इंसानों के कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर था, लेकिन लेट 1800s में ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजी की फील्ड का पूरा नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि उनका गोल था एक ऐसी पर्सनैलिटी थ्योरी बनाना जिसका फोकस अनकॉन्शियस माइंड पर हो। फ्रॉइड का मानना था कि हमारा बिहेवियर बचपन की भूली हुई मेमोरीज और अनकॉन्शियस डिजायर से इन्फ्लुएंस होता है, और उन्होंने ड्रीम्स और टॉक थेरेपी जैसी चीजों की मदद ली इस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। फ्रॉइड की इस अप्रोच को बोला जाता है साइको एनालिसिस, और इस अप्रोच ने आगे आने वाले कई साइकोलॉजिस्ट्स को इंस्पायर करा, जैसे कार्ल यूंग, एरिक एरिक्सन और कैरन हॉर्नी। पर साइकोलॉजी की फील्ड में फिर से एक बड़ा बदलाव आया 1900s की शुरुआत में, जब रशियन फिजियोलॉजिस्ट आइवन पावलोव ने साइकोलॉजी में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से फोकस हटाकर बिहेवियर को मेजर करना चालू करा और साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच को जन्म दिया, जिसे बोलते हैं बिहेवियरिज्म। डॉग्स पर हुए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने ऑब्जर्व करा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जैसे खाना एक न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे घंटी की आवाज के साथ मिलकर इस न्यूट्रल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को भी ऐसा बना देता है जो पहले सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के साथ देखने पर मिला था। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप एक सर्टेन फूड खाते हो पर वो आपको सूट नहीं करता और आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है, तब आपका दिमाग उस खाने की स्मेल या टेस्ट और आपकी बॉडी में होने वाले नेगेटिव रिस्पॉन्स को कनेक्ट कर देता है, जिससे जब भी आपको दोबारा उस खाने की स्मेल आती है तब आपको फिर से वही सिकनेस और डिस्गस्ट फील होने लग जाती है। इस बिहेवियर को बोलते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। आगे आने वाले कई साइकोलॉजिस्ट्स जैसे जॉन वॉटसन और बीएफ स्किनर भी बिहेवियरिज्म के काफी बड़े एडवोकेट थे, पर मिड 1900s में कई साइकोलॉजिस्ट्स साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज करने लगे और उन्हें इनकम्प्लीट बोलने लगे। कई साइकोलॉजिस्ट्स जैसे एब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स अपनी थ्योरीज बनाने लगे, जिनका फोकस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल सेटिंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी चीजें थीं।
साइकोलॉजी की इस ब्रांच को बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और इसका एक मॉडल हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया है जिसका नाम है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें मास्लो ने हमारी उन नीड्स को मेंशन करा है जो हमें अलग अलग काम करने के लिए और चीज़ों को एक्वायर करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ये ऐसा पहला ऑफिशियल साइकोलॉजिकल मॉडल है जो काफ़ी होलिस्टिक है और हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर फोकस करता है। 1960s के आते आते और टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच जोर पकड़ने लगी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो हमारी अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग जैसी कैपेबिलिटीज को डेटा में कन्वर्ट करती है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीजें इन कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं और कौन सी हमें नुकसान पहुंचाती हैं। 1970s में हुई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जैसे MRI और PET स्कैन्स ने इस फील्ड को हमारे दिमाग को और भी अच्छे से समझने के काबिल बनाया। उस टाइम से लेकर अब तक साइकोलॉजी की फील्ड में कंटिन्यूस एडवांसमेंट्स देखने को मिली हैं। रीसेंट रिसर्च ह्यूमन एक्सपीरियंस के काफी अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है, जैसे कल्चर, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, रिलीजन, चाइल्डहुड, सोशल मीडिया और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय पर ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट्स अपने आप को किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएट नहीं करते। इसके बजाय वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करते हैं और अलग अलग आइडियाज को साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में टेस्ट करते हैं।